नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लॉ स्टूडेंट होते हैं और जो नए नए अधिवक्ता होते हैं उनको क्या क्या सब्जेक्ट जो कि कानून है क्या क्या पढ़नी चाहिए। एक कमेंट है मेरा जो एलएलबी के संबंध में कोई वीडियो बनाया था मैंने उसके ऊपर कि सर आप ये भी बताइए कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो दो कैटेगरी मैंने डिवाइड करी है। एक तो लॉ स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें भी वकील बनना होता है। उनमें से अमूमन जो एलएलबी करते हैं, लॉ करते हैं, वो वकील ही बनते हैं या फिर जजेस तो बनते ही हैं, उनमें से ही बनते हैं, लेकिन अमूमन आप वकील मानिए। दूसरा ऐसा बंदा जो लो ग्रेजुएट होके आया है, वो वह कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब इन दोनों को, जो दो कैटेगरी हमने डिवाइड करी है, इन दोनों को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या लॉज पढ़ने चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि देखिए अमूमन आप देखते हैं किसी भी आप सेक्टर में चले जाना, 50% बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की गाइडेंस नहीं होती है। उन्हें ज़रूरत होती है कोई अच्छे रूप से, उचित रूप से उनको गाइडेंस दे, यानी उन्हें ये समझाए कि हाँ ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये चीज़ आपको प्रीफर करनी है और ये नहीं करनी है। और उसके अभाव में वह व्यक्ति अपने जो भी उसका सेक्टर होता है उसमें अच्छे से कार्य नहीं कर पाते और प्रमुखता से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। तो लॉ स्टूडेंट की बात करेंगे और ऐसा बंदा जो एडवोकेट बना है हाल ही में, अभी अभी ताज़ा ताज़ा। वैसे दिवाली गई है और ताज़ा ताज़ा मिठाई आपने खाई है, उसी की वजह से आज ये ताज़ा ताज़ा शब्द याद आया मुझे। थोड़ा सा साथ में मजाक होती रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर वकालत करनी है या फिर जुडिशरी में जाना है तो कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और कोई वकालत कर रहा है उसे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी वकील बनता है उसके मन में ये इच्छा होती है कि हम कोर्ट में जाएं, पैरवी करें और किसी व्यक्ति को सज़ा दिलाए, और ये जो प्रशासन में जो तमाम अफसरशाही है उनके वो कोई काम नहीं करती है, काम में टांग अड़ाती है, उन्हें उन लोगों को सिखाए, सबक सिखाएं। ये अमूमन सब लोगों की इच्छा होती है। कोई पड़ोसी अड़ोसी परेशान करता है या कोई व्यक्ति अनलीगल रूप से परेशान करता है तो उसके मन में ये होती है, जो लो स्टूडेंट है या जो वकील है नया नया, कि हाँ इस व्यक्ति को सबक सिखाना है। तो उसको कैसे सिखाओगे, उसके संबंध में लॉज बने हैं। तो अगर वह व्यक्ति कोई आपराधिक कार्यवाही करता है तो उसके संबंध में क्या चीज़ें हैं, कौन सा उसने अपराध किया, अगर वह आपराधिक गतिविधि कर रहा है, एक्टिविटी उस व्यक्ति की आपराधिक है, तो उसने कौन सा अपराध किया, इससे कैसे जानोगे आप। तो इसके लिए बनी है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं आईपीसी। मैं आपको एक बार बुक्स दिखाऊंगा। सेंट्रल लॉ एजेंसी की ये बुक्स हैं, काफ़ी मोटी है और आपको पढ़नी नहीं है। मतलब काफ़ी मोटी है तो आप पढ़ के भी क्या करोगे। अब इसके साथ साथ ये बुक्स हैं और ये है बेर एक्ट, आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का। अब देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। ये बुक्स हैं, इनमें कमेंट्री है हर एक चीज़ की। जैसे सेक्शन अगर आपने पढ़ा है, जैसे 323 ले लेते हैं, मारपीट का। अब ये सेक्शन क्या कहता है 323, आपके सामने मैं रीड करके ही बता देता हूँ एक बार, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपत्ति कारित करने के लिए दंड। और 323 में दंड दिया गया है 1 वर्ष तक का, इसमें दंड है। तो ये शॉर्टली डिफाइन कर रहा है इससे कि हाँ ये चीज़ है। लेकिन अब इस बुक्स में हम जाएं और 323 की बात करें तो इस बुक्स में आपको 323 कमेंट्री के साथ मिलेगी। मतलब कमेंट्री का मतलब पूरी डेफिनेशंस के साथ। जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये शॉर्ट में पूरा बेर एक्ट में था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब ये कमेंट्री टिप्पणी आ गई पूरी चीज़ों की, और ये लगभग आप देख रहे हो यहाँ तक 2 पेज में काउंट कर रखा है। तो ये टिप्पणी में समझाने का प्रयास किया जाता है कि कैसी परिस्थितियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं और कैसे ये सेक्शन लागू होता है, ये समझाने का प्रयास किया जाता है बुक्स में। तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि आप लोग बेर एक्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बुक्स रीड करेंगे। बुक्स रीड करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए तो सबसे पहले आप किसकी बुक्स रीड करेंगे, आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसके बाद में ये जो अपराध हुए हैं उन अपराधों को कोर्ट में कैसे, किस प्रक्रिया के तहत सजा दी जाती है उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपराध किया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसे कहते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। फौजदारी जो मामले होते हैं उनमें जो कोर्ट के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है वो सीआरपीसी के तहत होती है, तो आप उसे रीड करेंगे, सीआरपीसी, पहला आईपीसी फिर सीआरपीसी। अब आपकी इच्छा है, जैसे मान लो कोर्ट में कोई मामला चला गया, पहले कोई ऑफेंस हुआ, फिर प्रोसीजर लॉ के बारे में बात करिए, आप उसे साबित कैसे करोगे। तो उसके लिए एविडेंस एक्ट, ये क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए ये 3 चीज़ें
अहम हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। अगर ये आपने रीड कर लिए हैं, अच्छे से आपको आते हैं, तो आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिस अच्छी है। इसके बाकी बेसिक लॉ और भी है, वो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए क्रिमिनल प्रैक्टिस में। इसके अलावा तो पॉक्सो एक्ट वगैरह, SC/ST एक्ट वगैरह कई चीज़ें आ जाती है, 130 एक्ट वगैरह कई चीज़ें हैं। अभी मैं कोई काम कर रहा था, एक 138 का नोटिस तैयार कर रहा था, तो उस समय मेरे पास एक ये पैरेट निकाल रखा है मैंने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो वो तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, जब आपको पूरी प्रक्रिया पता होती है, मेन लॉज आपको पता होते हैं, तो सब्सिक्वेंट जो भी चीज़ें होती है वो आप ढूंढ लेते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं, सिविल मैटर्स के संबंध में बात करते हैं कि सिविल मैटर्स में आपको क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसी दशा में आप CPC देखोगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की हम बात करेंगे। तो CPC में ये डिफाइन किया गया। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जैसे IPC में अपराध हैं और उसकी प्रक्रिया कोर्ट क्या अपनाएगा जब कोई अपराध हो जाता है, वो CRPC में है, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा लागू नहीं होता है। सिविल मामलों में CPC में ही कोई अधिकार विशेष दे रखे हैं और उनकी जो प्रक्रिया है वो उसमें दे रखी है। 2 प्रकार हैं CPC के, सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908। इसमें एक पार्ट में आपको अधिकार बता रखे हैं, ऐसे ऐसे अधिकार है, ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर कोर्ट की प्रक्रिया बता रखी है। इस तरीके से 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है CPC को। अब ये बेसिक लॉज हैं। अगर आपको लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट। सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको एविडेंस एक्ट रीड करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक लॉ थे। अब जैसे कोई सिविल में कोई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मामला आ जाता है, कोई रेमेडी स्पेसिफिक आ जाती है, तो फिर ऐसी दशा में आपको सिविल के साथ CPC के साथ साथ स्पेसिफिक, जो SR एक्ट बोलते हैं, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, तो उसको भी रीड करना पड़ेगा। जैसे कोई किराए का मामला आ जाता है, ट्रिब्यूनल का मामला, किराया रेंट ट्रिब्यूनल में चला जाता है, तो फिर उस एक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी रूल्स तो सिविल के लागू होते हैं CPC के। तो अगर आप प्रमुखता से देखें तो जो मैंने चीज़ें बताई है कि CPC, पहले बताया IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, ये 4 महत्वपूर्ण हैं। अब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें, अब लॉ स्टूडेंट है उन्हें भी इन्हीं चीज़ों को फोकस करना चाहिए। जैसे आप जुडिशरी में बैठ रहे हो तो प्रमुखता से जुडिशरी में क्या चीज़ें होती हैं, पहले सबसे पहले IPC होती है, फिर CRPC होती है और CPC होती है और कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एविडेंस एक्ट। इन्हीं में से, इन्हीं के इर्द गिर्द 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप AIB की एग्ज़ाम देख लेना, अगर आप, क्योंकि एक वकील बनोगे तो AIB की एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। 2010 के बाद में ये लागू कर दिया गया है कि आप कंपलसरी है, हर एक वकील के लिए जो क्वालिफाई करता है LLB और वकील बनना चाहता है तो उसे AIB एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसमें भी आप देखोगे, सिलेबस को देखोगे तो यही चीज़ें प्रमुखता से पूछी जाएगी। बाकी छोटे मोटे एक्ट हैं वो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन समय मुताबिक जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसमें आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी चेकों के संबंध में, तो मुझे आवश्यकता हुई 138 के, जो ये अपने द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात है, प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1938 को देखने की आवश्यकता हुई, तो मैंने इसे देख लिया। लेकिन इसे विशेष तौर पर मैंने जो बताई, जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं, डायरेक्ट बताए हैं, वो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप एक बेहतरीन तरीके से ये समझ पाए होंगे कि लॉ स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बुक्स देखनी चाहिए और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो जब प्रैक्टिस करे या जुडिशरी की तैयारी करे तो दिक्कत नहीं आए। और एक कोई वकील हैं, नए नए वकील बने हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, उचित रूप से उन्हें सलाह नहीं मिल पा रही हो कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कोर्ट में जाने से पहले। कोर्ट में पैरवी करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से लॉज हमें याद होने चाहिए, कौन कौन से प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो हमें लॉज हैं वो देखने चाहिए, तो वो भी आप समझ पाए होंगे। और इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। निश्चित तौर पर अगर मुझे लगता है कि हाँ इस विषय पर वीडियो की आवश्यकता है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।